गुड इवनिंग। सेम इंटर पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स मैं आज पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 पढ़े। ध्यान से सुनिएगा, मैं पूरा चैप्टर को 5 से 10 मिनट में खत्म कर दूंगा और सब चीज कवर कर दूंगा। सारे प्रैक्टिकल जो सम है इसमें मैं एक एक करके बताऊंगा। तुम सुनिएगा और मेरे क्लासेस चाहिए तो मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लेवल 2 में आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। ध्यान से सुनिएगा। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। ग्रेच्युटी का मीनिंग क्या है? सिंपल सा भाषा में कि एक रिटायरमेंट बेनिफिट है। रिटायरमेंट के समय आपको एक लमसम पैसा दे दिया जाएगा, उस जिसके कारण आप अपना फ्यूचर में सरवाइव कर पाए। और सिंपल सा समझिए, एक मिडिल क्लास आदमी जो पैसा कमाता है वो अपना फैमिली में खर्चा कर देता है, ठीक है। जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो कमा नहीं पाएगा, तो उसके 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 बेसिस में क्या किया जाता है कि जितना दिन वो काम किया, मतलब 5 साल 10 साल जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन उसको रिटायरमेंट के समय एक लमसम, एक बड़ा अमाउंट का पैसा देगी, जिसके कारण फ्यूचर सरवाइव कर पाएगा। इसी को बोलते हैं ग्रेच्युटी। अब देखिए, डायरेक्टली क्लास में आ रहा हूँ। ग्रेच्युटी मतलब एक रिटायरमेंट बेनिफिट, आप समझ गए। ये कब दिया जाता है? जब एम्प्लॉय रिटायर होता है या नौकरी छोड़ता है। जब बूढ़ा हो जाएगा, रिटायर हो गया, नौकरी छोड़ देगा, सीधा सा बात है। तो ग्रेच्युटी का मीनिंग देखिए, रिटायरमेंट बेनिफिट, lump sum payment given to the employee when he retire or leave the job। काम खत्म। टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी लॉजिकली कब होना चाहिए? जब वो रिटायर होगा तब मिलेगा। ये चीज लिखा हुआ है। एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस either by रिटायरमेंट, सुपरएनुएशन, रेजिग्नेशन या डेथ ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का डेथ हो जाएगा तो उसका लीगल हायर को मिल जाएगा। सुपरएनुएशन मींस एज फिक्स इन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट फॉर वेकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सुपरएनुएशन मतलब एक एग्रीमेंट बना मेरा और एम्प्लॉयर के बीच कि हम 20 साल काम करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे, तो वो 20 साल का पीरियड को ही सुपरएनुएशन बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट को बोलते हैं सुपरएनुएशन, ठीक है। सिंपल सा ग्रेच्युटी मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट। और एक तो सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं? ग्रेच्युटी मतलब लमसम अमाउंट जो एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के समय मिलेगा। सिंपल सा बात है। कब मिलना चाहिए? रिटायरमेंट के समय मिलना चाहिए। सिंपल सा बात है। रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, डेथ ऑफ द एम्प्लॉय के समय मिलना चाहिए। अब ये प्रोविजन किस किस कंपनी पे एप्लीकेबल है? याद रखिए, एवरी फैक्ट्री, माइनिंग, प्लांटेशंस, पोर्ट एंड रेलवे कंपनी, सब पे एप्लीकेबल है। दूसरा, सोप एंड एस्टैब्लिशमेंट वेयर 10 और मोर पर्सन आर एम्प्लॉयड। वह सोप और एस्टैब्लिशमेंट जहां 10 और 10 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हो, और एस्टैब्लिशमेंट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को भी नोटिफाई कर सकता है। कुछ याद नहीं रहे, 2 पॉइंट जरूर याद रखिएगा। वह एस्टैब्लिशमेंट या सोप जहां 10 और 10 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को भी नोटिफाई कर सकता है। तीसरा याद रखना है, फैक्ट्री, माइनिंग, प्लांटेशन, पोर्ट एंड रेलवे कंपनी। बस ये 3 पॉइंट याद रखना है। याद रखिएगा, किसी भी एस्टैब्लिशमेंट या सोप में 10 एम्प्लॉय बोला है, बाद में सपोज कम हो गया 10 के कारण, देखिए प्रैक्टिकल सम ले रहा हूं तब समझेंगे। दिस एक्ट shall continue to apply even if number of employees fall। ठीक है, ये एक बार एप्लीकेबल हो गया किसी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, वो फिर हमेशा उस पर एप्लीकेबल होगा, दो उसका नंबर ऑफ एम्प्लॉय कम हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये लाइन बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इसको डीपली समझा रहा हूँ। देखिए, ABC Private Limited incorporated on 2 January 1980, having 15 employees. Due to losses, number of employees reduced to below 10। याद रखिए, बोलते हैं ABC एक कंपनी थी जहां 50 एम्प्लॉय काम करते थे। कंपनी को कोविड के कारण बहुत लॉस हो गया। क्या हो गया? कंपनी ने सिर्फ 10 एम्प्लॉय रख लिए, तब भी ग्रेच्युटी देना पड़ेगा उसको। समझ में आया? Here employee of ABC Private Limited is entitled for payment of gratuity। याद रखिए, एक बार ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल मींस एप्लीकेबल, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लाइन बहुत जरूरी है, एग्जाम में आया हुआ है। दूसरा देखिए, एम्प्लॉय मतलब क्या? एम्प्लॉय मतलब वह पर्सन जो सैलरी वेजेस लेता है, सैलरी लेता है, वेजेस लेता है। सिंपल सा भाषा। एम्प्लॉय मीनिंग पर्सन एम्प्लॉय फॉर वेजेस, सिंपल सा चीज है। एक्सक्लूडिंग अप्रेंटिस मतलब ट्रेनिंग को एक्सक्लूड किया गया है, लेकिन टीचर्स लोग को इंक्लूड कर दिया गया है। सिंपल सा चीज है। अब देखिए, टर्म्स फॉर पेमेंट फॉर ग्रेच्युटी, क्या क्या टर्म्स होना चाहिए, रूल्स क्या बोलता है। देखिए, एम्प्लॉय हैज रेंडर कंटिन्यूअस 5 ईयर ऑफ सर्विस। कम से कम कोई एम्प्लॉय 5 साल काम करेगा तभी ग्रेच्युटी देगा। सिंपल सा बात है, ऐसा नहीं 1 साल काम किया फिर बोलेंगे ग्रेच्युटी दी। तो कम से कम 5 साल काम करना पड़ेगा। बट दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ डेथ या डिसेबलमेंट ऑफ एम्प्लॉय। मतलब किसी एम्प्लॉय का डेथ हो गया, अब तो काम नहीं कर सकता, या एक्सीडेंट के कारण डिसेबलमेंट हो गया, लंगड़ा हो गया, तब भी वो काम नहीं कर सकता। तो ये 2 एजम्पशंस दिए हुए हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम में आया हुआ सब है। एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स
कैन नॉट कंप्लीटेड 5 year सर्विस ड्यू टू डिसेबलमेंट, इन दिस केस मिस्टर एक्स इज लायबल फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। इस केस में मिस्टर एक्स को ग्रेच्युटी दिया जाएगा, मिस्टर एक्स विल रिसीव ग्रेच्युटी। ठीक है, सिंपल सा बात है, कम से कम आप 5 साल काम करेंगे तब ग्रेच्युटी मिलेगा, लेकिन आप काम नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू आपका डेथ हो गया या आपका डिसेबलमेंट हो गया, इस केस ये 2 एजम्पशन है, उस केस में आपको ग्रेच्युटी मिलेगा। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए ग्रेच्युटी कैलकुलेशन के ऊपर एक सम आता है एग्जाम में, उसका फॉर्मूला क्या, सिंपल सा भाषा में समझिए। वेजेस जो भी सैलरी रहा इनटू 15/26 होल इनटू नंबर ऑफ इयर्स कंप्लीटेड, जितना साल वो काम किया उसको इनटू कर दीजिए। नॉन सीजनेबल बिजनेस, सीजनेबल बिजनेस या सीजन बिजनेस मतलब टी वगैरह का काम रहा उसका, तो उसमें क्या फॉर्मूला है, 7/26 होता है। ठीक है, क्योंकि सीजनल काम हर समय नहीं होता है, नॉन सीजनल में दिया है 15 और सीजनल में उसका आधा से कम कर देंगे, समझ में आया, 7 कर देंगे, समझ में आया। अब देखिए मैक्सिमम ग्रेच्युटी 20 लाख से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। तीसरा रूल बोलता है सर्विस ऑफ 6 मंथ और मोर, 6 महीना उससे ज्यादा का सर्विस होगा तो उसको ईयर में राउंडेड ऑफ कर सकते हैं। और अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी पेबल टू एन एम्प्लॉय शैल नॉट एक्सीड 20 मंथ्स वेजेस, मतलब 20 महीना का जो वेजेस है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्लस 20 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। 20 लाख से ज्यादा नहीं दे सकते हैं, सपोज 20 महीना का वेजेस उसका 21 लाख रुपया आ रहा है, अब 20 लाख से ज्यादा नहीं दे सकते, और यही 19 लाख आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ले। ठीक है, अब एक सम करेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए बेसिक सैलरी 70,000 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, कन्वेंस अलाउंस और ओवर टाइम अर्निंग अलाउड मनी इसमें बेसिक वेजेस में नहीं आता, वेजेस का पार्ट नहीं है, सिर्फ डीए पार्ट। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल ये नॉन सीजनेबल एम्प्लॉय है तो क्या होगा, वेजेस इंटू जितना सैलरी है 15/26 इंटू कितना साल काम किया, तो 25 साल प्लस 6 महीना काम किया, तो 6 महीना को 1 साल में कन्वर्ट किया जा सकता है, यहाँ लिखा हुआ राउंडेड ऑफ हो जाएगा, तो 26 साल हो गया। अब देखिए 70,000 जो उसका बेसिक सैलरी था इंटू 26/15 इंटू 26 नंबर ऑफ ईयर इंटू 15/26 कर दिया, 10,50,000 आया, उसका उतना का पेमेंट दे दीजिए, ग्रेच्युटी का काम। ये सम को देख लीजिएगा, आपका पूरा खंडा खंडा क्लियर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आया, number of days service entitled for gratuity payment in case of seasonable establishment। seasonable establishment मतलब टी गार्डन वगैरह में कम से कम आप 75%, जितना दिन हम सीजन में काम हुआ है उसका 75% आप किए होंगे तभी आपको ग्रेच्युटी मिलेगा। एग्जांपल देखिए, पेन एस्टैब्लिशमेंट ओपन फॉर 120 डेज, 120 दिन के लिए ओपन हुआ, 120 दिन वहां काम किया, उसका 75% होता है 90 दिन। यदि आप 90 दिन काम किए हैं, सीजनल के लिए बोल रहा है, यदि आप 90 दिन काम किए हैं तो आपको ग्रेच्युटी का पेमेंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सीजनल में याद रखिएगा कम से कम 75% आपको काम करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डे जितना दिन वो काम होगा उसका 75% बस। और एक क्वेश्चन और है, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट में मैं सबका शॉर्ट में समरी और बताऊंगा। फॉरफिटेड ऑफ ग्रेच्युटी मतलब एम्प्लॉयर ग्रेच्युटी को फॉरफिटेड माने देना नहीं चाहते, इस केस में दे सकता है, इस केस में 2 केस में फॉरफिटेड कर सकता है, मतलब नहीं देगा ग्रेच्युटी का पेमेंट। इफ एम्प्लॉइज मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस हैज डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस के कारण कंपनी का एम्प्लॉयर का प्रॉपर्टी डैमेज हो रहा है, याद रखिएगा। दूसरा ऑफेंस एक्ट ऑफ एम्प्लॉय, यदि एम्प्लॉय कोई क्रिमिनल केस फ्रॉड वगैरह कर रहा है जिसके इंक्लूडिंग मॉरल टर्पिट्यूड भी। ठीक है, मतलब 2 चीज याद रखिएगा, या देखिए एम्प्लॉय का मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस के कारण एम्प्लॉयर का प्रॉपर्टी डैमेज हो रहा है, दूसरा ऑफेंस कोई क्राइम कर रहा है एम्प्लॉय। अब याद देखिए केस एग्जाम में बहुत बार आता है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दिया, ठीक है, जब उसका नौकरी छूटा, रिटायरमेंट हुआ, तो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को वापस नहीं किया। इस केस में भी एम्प्लॉय कोई प्रॉपर्टी डैमेज नहीं कर रहा, वहां रह रहा है, याद रखिएगा, डैमेज नहीं कर रहा है, तो इस केस में एम्प्लॉयर चाह के भी उसका ग्रेच्युटी का पैसा नहीं मार सकता है, देना ही पड़ेगा। देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, इफ एम्प्लॉयर इज गिवन ए लैंड टू एम्प्लॉय फॉर लिविंग एट द टाइम ऑफ सर्विस, व्हेन एम्प्लॉय रिटायर देन एम्प्लॉयर आस्क्ड टू रिटर्न बैक द लैंड, बट in such a case if employee is not return the land then also employer cannot forfeit gratuity of employee। सिंपल सा चीज था, पढ़ लीजिएगा, बहुत मजा आ जाएगा। अब देखिए आगे आ जाइए, ध्यान से सुनिएगा, प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेच्युटी। ठीक है, सिंपल सा बोलना ये चाहता है कि कोई भी, सपोज मेरा कोई केस चल रहा है, ठीक है, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है
कि मेरा जो ग्रेचुटी मैंने पब्लिक से पैसा ले लिया था या कुछ भी मैंने किसी का पैसा ले लिया और मैंने पैसा वापस नहीं दिया और मेरा कोई केस चल रहा है, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि इसका जो ग्रेचुटी का पैसा आएगा उसको मत दो, उसको दे दो, ऐसा नहीं कर सकता, याद रखिएगा। नो ग्रेचुटी पेबल अंडर दिस एक्ट इज लायबल टू अटैचमेंट फॉर एनी ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कोर्ट कोई भी हो, सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, कोई भी कोर्ट का ऑर्डर मेरा ग्रेचुटी का पैसा नहीं रोक सकता है। मतलब कोई भी कोर्ट चाह के भी आपका ग्रेचुटी का पैसा नहीं रोक सकता, ये याद रखिए। रिकवरी ऑफ ग्रेचुटी, ठीक है, ग्रेचुटी का रिकवरी मतलब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को टाइम से ग्रेचुटी का पैसा नहीं, पहले टाइम क्या होता है याद रखिएगा। ड्यू डेट क्या होता है, जिस दिन मैं रिटायर हुआ मैंने ऑर्गेनाइजेशन को एप्लीकेशन दी थी, मैं एम्प्लॉय हूँ, मेरा एम्प्लॉयर को एप्लीकेशन दे दिया कि आप ग्रेचुटी का पैसा देते हो, तो जब मैं एप्लीकेशन दे देता हूँ वहां से 30 दिन के अंदर एम्प्लॉयर को ग्रेचुटी का पैसा देना पड़ता है। अब देखिए क्या प्रोविजन लिखा हो, इफ द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी इज नॉट पेड विद इन स्पेसिफाइड टाइम, मतलब 30 दिन फ्रॉम डेट ऑफ एम्प्लॉय, तो मेरे पास क्या हक है, मैं द एम्प्लॉय may make an application to the controlling authority for non-payment of gratuity। हम एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी बनाया हुआ है, उसके पास एप्लीकेशन कर देंगे। कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ये वर्ड याद रखिएगा, कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास एक एप्लीकेशन कर देंगे और कंट्रोलिंग अथॉरिटी दोनों को बुला के मीटिंग कराएगा, हेयरिंग कराएगा। उसके बाद यदि हम सही होंगे तो क्या करेगा, कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑर्डर दे देगा कि इसको ग्रेचुटी का पेमेंट दो एम्प्लॉयर को विद इंटरेस्ट 9%, याद रखिएगा। अब क्या है, मैं जो एप्लीकेशन दूंगा वो दूंगा फॉर्म आई में, यदि मेरा कोई नॉमिनी भी एप्लीकेशन दे सकता है फॉर्म जे में और मेरा लीगल हायर भी एप्लीकेशन दे सकता है फॉर्म के में, बस इतना ही याद रखना है ग्रेचुटी में, ठीक है। थैंक यू। मेरा सारा नोट्स चाहिए तो मेरे चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए, लेवल 2 में आपको सारा नोट्स मिल जाएगा। इंटर में लॉ एंड एथिक्स, ऑडिट, OMSM एंड IDT सबका नोट्स मिल जाएगा विद फुल क्लासेस, सिर्फ 100 रुपीज चार्ज। थैंक यू।